हेलो दोस्तों। तो आज हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो पॉलिटी टेस्ट है उसका हमारा सिक्स्थ टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 5 टेस्ट कर लिया है। अभी जो हमारा पॉलिटी सेक्शंस में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट का। उसमें अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या आप कह सकते हैं जो हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, या आपका जो टेस्ट छठा रहने वाला है, इसमें हम एम लक्ष्मीकांत को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसका हम फर्स्ट पार्ट के कुछ चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हमारा जो टेस्ट रहेगा वो एज आपके लिए रिविजन्स की तरह रहेगा। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे समझिए आप। जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आज हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो 13 क्वेश्चंस होगा उसमें से हम कुछ चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था इसमें टोटल हमने 11 चैप्टर डिस्कस किया था, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने समझा था, जो हमारा चैप्टर 1 था वो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बैकग्राउंड दूसरा था, जो हमारा दूसरा चैप्टर था वो था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा चैप्टर था हमारा साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा चैप्टर था हमारा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ चैप्टर था हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सिक्स्थ चैप्टर था हमारा सिटीजनशिप। सिटीजनशिप। सेवंथ चैप्टर था हमारा फंडामेंटल राइट्स। एट्थ चैप्टर था हमारा डीपीएसपी। डीपीएसपी। नाइन्थ चैप्टर था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। 10th चैप्टर था हमारा अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 11th जो चैप्टर था हमारा वो था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने मेनली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में ही डिस्कस किया था। आज जो हमारा टेस्ट सीरीज जो छठा रहने वाला है इसमें हम कुछ चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे टेस्ट के थ्रू। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और काफी लंबे समय हो गया है डिस्कस किए हुए। तो आज जो हम कुछ जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ हम, जैसे कि जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें अगर हम चैप्टर 7 की बात करते हैं फंडामेंटल राइट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें 5 स्टार कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डीपीएसपी, भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज की वीडियो में हम जो टेस्ट सीरीज हम डिस्कस करेंगे, या कह सकते हैं कि जो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज,
प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में भी आज हम एक रिविजन्स कर लेंगे इन 4 चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टेस्ट, जो कि हमारा छठा टेस्ट। और ये जो वीडियो रहने वाली है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो यूपीएससी का स्टूडेंट है या किसी भी पब्लिक सर्विस, किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस की जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या वन डे एग्जाम जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या बात करते हैं एनडीए हो गया। तो इन सब के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है या जो आप कह सकते हो जो चैप्टर है, ये कॉमन है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। तो मेनली कह सकते हैं आज जो हमारा टेस्ट रहने वाला, आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी डायरेक्ट यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछ रखे हैं, और साथ साथ में हम रिवाइज भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है, पहले हम एक बार पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, पहला जो क्वेश्चन है वो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा फोर्थ चैप्टर है प्रेम्बल वाला, उससे रिलेट उसके अंदर से पूछा। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा गया था। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो प्रेम्बल है उसमें ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कौन सा उद्देश्य है जो इम्बॉडेड नहीं है। इम्बॉडेड का मतलब होता है एक तरीके से उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपके पास जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं प्रेम्बल्स के रिगार्डिंग में, आपको उन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे प्रेम्बल में नहीं है। तो पहला है आपके पास लिबर्टी ऑफ थॉट्स, यानी कि विचार की स्वतंत्रता। दूसरा है इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता। तीसरा है आपके पास लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक्सप्रेशंस का मतलब है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, उसको रखने की स्वतंत्रता। और चौथा है आपके पास लिबर्टी ऑफ बिलीफ, यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑब्जेक्टिव में से कौन सा ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में नहीं है, यह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, आप फ्रेंड्स एक काम करना, जब आप ये एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप अपने साइड में एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें, और जैसे ही क्वेश्चंस स्क्रीन पे आता है तो आप पहले खुद का आंसर लगाएं कि आप किस आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर है। उसके बाद आप आंसर देखें आंसर सही है या गलत। लास्ट में जब आप वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आंसर्स को क्या कर सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ रिविजन्स की ज़रूरत है, किस टॉपिक पे कितनी फोकस की ज़रूरत पड़ रही है, या आपका प्रिपरेशन किस डायरेक्शंस में जा रहा है। बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि हमारे प्रेम्बल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं जो इकोनॉमिक लिबर्टी है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम यहाँ पे जैसे देखिए हमने प्रेम्बल्स के क्वेश्चंस पूछा था, तो अब एक बार हम ओवरव्यू देखते हैं हमारा प्रेम्बल क्या कहता है, कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था। ये सारी चीजें आप यहाँ पे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, एक मिनट फ्रेंड्स स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। जो हमारी कंट्री का प्रेम्बल है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल का स्पेलिंग हम ठीक कर लेते हैं पहले। प्रेम्बल, अब आप समझिए यहाँ पे प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब देखो अगर हम प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसको हम अगर इसके डिफिनेशंस की बात करें तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, इंट्रोडक्शंस भी कहते हैं, इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या समरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं, या हम इसे समरी भी कहते हैं।
तो हमारी कंट्री का जो प्रेम्बल है, या तो हम उसे एज अ समरी कहते हैं, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का वो समरी है, या इंट्रोडक्शन है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेम्बल में क्या, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है। यदि आप प्रेम्बल अगर आप हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस का अगर आप प्रेम्बल भी पढ़ लें तो आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या मेंशंस है। जैसे कि अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो वहां पे पहले आपको प्रेम्बल देखने को मिलेगा, यानी कि वहां पे इंट्रोडक्शंस के फॉर्म में आपको प्रेम्बल देखने को मिलेगा। अगर हम बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, जो इसका जो रिजोल्यूशन है, जो ड्राफ्ट है, वो किसके द्वारा कहा गया था? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। कब? तो दिसंबर 1946 में। तो सबसे पहले जो इसका रिजोल्यूशन है, या बात करते जो इसके ऑब्जेक्टिव्स है, किसके द्वारा लाया गया था? बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और कब लाया गया था? दिसंबर 1946 में। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमने अडॉप्ट किया है प्रेम्बल के बारे में, तो हमने कहां से अडॉप्ट किया था इसको? हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 22 जनवरी 1947 में हमने इसको अडॉप्ट किया था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमने अडॉप्ट किया था, adopted by the Constitution's Assembly on 22 जनवरी 1947। यानी कि देखिए इसका जो रिजोल्यूशन है या जो ऑब्जेक्टिव है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 1946 में लाया गया, लेकिन हमने जब इसको अडॉप्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, कब किया था? 22 जनवरी 1947 में। फिर वहीं पे बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो क्या किया गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधानों को चेंज किया गया था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था। तो इसमें हमने कुछ वर्ड नए, 3 इसमें वर्ड हमने ऐड किए थे, यानी कि 3 वर्ड्स हमने इसमें क्या किए थे? ऐड किए थे। तो वो 3 वर्ड्स क्या क्या थे? जैसे कि आपका बात करते हैं सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रेटिव। ये हमने 3 वर्ड क्या किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किया था, यानी कि स्टार्टिंग में ये 3 वर्ड हमारे प्रेम्बल्स में मेंशन नहीं था। फिर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस के बारे में, आप समझिए। जैसे कि जो हमारा यानी कि बीरेबारी का जो केस था, बीरेबारी यूनियन केस, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझिए कि जो हमारा बीरेबारी यूनियन केस जो था, जो कि कब आया था? 1960 में आया था। इसमें यह कहा गया था कि हम प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसमें क्या कहा गया था? जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस। उसी के बाद जो केशवानंद भारती केस आया था, जो केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, 1973। तो इसमें क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या है, इस बात को रिजेक्ट कर दिया गया था अर्लियर ओपिनियन, यानी कि जो भी पहले की जो ओपिनियन थी, पहले की जो विचारधारा थी कि जो प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा था कि जो प्रेम्बल है वो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट।
तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरी बारी यूनियन केस का जो वो था कि जो प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसको रिजेक्ट करते हुए कहा था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। तो इसमें क्या कहा गया था, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद देखो, उसके बाद आया था एक केस और आया था, अरे तो उसके बाद देखो एक केस और आया था जिसमें हम बात करते हैं LIC ऑफ इंडिया केस, LIC ऑफ इंडिया केस। ये कब आया था, ये आया था आपका 1995 में। इसमें क्या कहा गया था, इस केस में ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो कहा था कि जो प्रेम्बल है वो क्या होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा, और इसको एक ही बार अमेंडमेंट किया गया। क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका है यूपीएससी ने कि भाई प्रेम्बल को कितने टाइम्स अमेंडमेंट किए गए, तो अभी तक हमारा प्रेम्बल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ था, वो तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमने 3 वर्ड को ऐड किया था। पहला था हमारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव। अगर इसमें कई बार क्या है, जो वर्ड्स है सीक्वेंस से भी लगाने आते हैं कि पहले कौन सा वर्ड है हमारे प्रेम्बल्स के अंदर, तो यानी कि आप डिक्शनरी के अपोजिट साइड से भी करोगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो जैसे कि देखो, अगर हम डिक्शनरी में जब हम वर्ड को सर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्फाबेट वाइज को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो आपको क्या करोगे, अपोजिट तरीके से अगर आप सर्च याद रख लो कि जो डिक्शनरी में अगर हम सर्च करें तो उल्टे साइड से सर्च करें तो आप इजिली इसका आंसर दे पाओगे। तो ये एक शॉर्टकट तरीका था याद करने का। तो देखो LIC ऑफ इंडिया केस जो कि 1995 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि दोबारा से ये कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटरनल पार्ट होगा। फिर अब आगे देखो, अगर हम बात करते हैं कि इसमें 2 चीजें पॉइंट करने वाली बात है। पहला कि जो हमारा प्रेम्बल है उसमें क्या है, वो क्या है, उसमें लेजिस्लेटिव पावर, उसमें अगर बात करते हैं जैसे कि जो सोर्स है हमारा जो प्रेम्बल है, तो देखो इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 बातें जो याद रखने वाली है। पहली बात आप ये याद रखिएगा कि जो प्रेम्बल है वो नेदर सोर्स है किसका, पावर ऑफ लेजिस्लेचर का, और जो प्रोविंसेस है किसका, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव का। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो प्रेम्बल है वो क्या है, जस्टिसेबल, यानी कि जो हमारा प्रेम्बल है वो जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि आप प्रेम्बल को हम किसी भी कोर्ट में जाकर के चैलेंज नहीं दे सकते। ये 2 बात आप याद रखिएगा। अगर हम आगे की बात करें तो जो प्रेम्बल है यानी कि उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्समेंट या इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस में क्या है कि इसमें अगर हम बात करते हैं जो प्रेम्बल है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, वो पार्ट है हमारा किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। ये चीज याद रखिएगा कि जो केशवानंद भारती केस है इसमें एक बात और ये भी कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, वो एक ही बार चेंज हो। ये चीज याद रखिएगा। देखिए जो लास्ट टाइम जो चेंजेस किया गया था वो 1976 में किया गया था। केशवानंद भारती केस कब आया था, 1973 में, यानी कि 3 साल पहले जो केशवानंद भारती केस आया था उसमें यह कहा गया था कि जो प्रेम्बल है उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन जो केशवानंद भारती केस है या बात करते हैं LIC ऑफ इंडिया केस है, उसमें कहा था कि भाई ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर ये याद रखिएगा कि जो आर्टिकल 368, जो आर्टिकल 368 कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 368 में क्या बात रखेगी कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाएंगे, क्या प्रोसेस होगा अमेंडमेंट करने का, ये आर्टिकल 368 में क्लियरली मेंशन। तो उसमें क्या है कि आर्टिकल 368 में जो भी प्रोविंसेस रखे गए कि क्या प्रोसेस होगा अमेंडमेंट करने का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें केशवानंद भारती केस में एक बात ये भी कहा गया था कि आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन वो बस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर्स को चेंज ना कर रहा हो, यानी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का
एवोल्यूशंस ना कर रहा हो। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशंस होगा या बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन किया जाएगा तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये बात भी कही गई थी केशवानंद भारती केस में। तो इसी के वजह से अगर हम बात करते हैं, कोर्ट के द्वारा कहा गया कि प्रेम्बल को भी क्या किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके जो भी के सब्जेक्ट्स है उसके यानी कि कंडीशंस पर। अगर बात करते हैं, अगर प्रेम्बल्स के अंदर जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं और यदि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक स्ट्रक्चर्स को क्या करता हो, एवोल्यूशंस करता हो या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता हो, तो वो अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। ये बात भी कही गई थी किसमें, केशवानंद भारती केस में ही कही गई थी, याद रखिएगा इसमें। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें आपको 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा। पहला पहला क्या है, सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। फिर हम बात करते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें की बात करते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी की बात आपको इसमें देखने को मिलेगी। फिर डेट, जो भी एडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन डेट वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे प्रेम्बल्स के अंदर जो 4 कंपोनेंट्स हैं, वो 4 कंपोनेंट्स में पहला आपको सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो देखने को मिलेगा। दूसरा नेचर ऑफ जो इंडियन स्टेट है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करते हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट में क्या क्या देखने को मिलेगा, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिसी, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यानी कि बात करते हैं स्पेसिफिक्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। फिर फोर्थ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, यानी कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। अब एक पॉइंट ये भी आप याद रखिएगा, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले सोर्स ऑफ प्रेम्बल के बारे में, इसके बारे में, सोर्स ऑफ प्रेम्बल, सोर्स ऑफ प्रेम्बल की बात करते हैं तो जिसमें कि हम बात करते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग हैविंग सोलेमनी, इसका मतलब होता है सत्य निष्ठा। फिर बात करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, यानी कि सोर्स ऑफ प्रेमल में ये लाइन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि जो टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स इंडियन हैज है उस पर बात करते हैं, जिसमें हमने बात किया था इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। जो हमारा क्या है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑफ इंडियन स्टेट, तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सॉवरेनिटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन। फिर बात करते हैं एंड सिक्योर ऑल सिटीजन्स, ऑल सिटीजन।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें 3 तरीके की जस्टिस की भी बात रखी गई है। 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी जस्टिस रखी गई है? पहला है आपका जस्टिस में आपको होगा, जस्टिस हो गया सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा हो गया आपका पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस। तो 3 टाइप की जस्टिस आपको प्रेम्बल्स के अंदर देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे बात करते हैं 5 टाइप्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। 5 टाइप्स के आपको देखने को मिलेगा लायबिलिटी। 5 टाइप्स के लायबिलिटी क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको लायबिलिटी ऑफ थॉट्स, लायबिलिटी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। अब एक चीज याद रखिएगा फ्रेंड, अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आया था? टाइप्स ऑफ लायबिलिटी में। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस ही पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो हमारे प्रेमल्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अभी जो मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव बताया, इसमें से कहीं पे भी इकोनॉमिक लायबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो 5 टाइप का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है? लायबिलिटी है, यानी कि लायबिलिटी ऑफ थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है और वर्शिप है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको इकोनॉमिक लायबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे क्या है, अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 टाइप्स के आपको क्या देखने को मिलेगा? 2 टाइप्स के आपको इक्वालिटी देखने को मिलेगा। अब वो 2 टाइप की इक्वालिटी क्या क्या है? तो पहला है आपका इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, और दूसरा देखने को मिलेगा यानी कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड, और दूसरा जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अवसर के समानता। अपॉर्चुनिटी। फिर बात करते हैं, ये आपको इंडिविजुअल और यूनिटी दोनों में फॉर्म में देखने को मिलेगी। उसके बाद करते हैं, जैसे मैंने डेट ऑफ एडॉप्शन की बात करते हैं, तो ये हमने कब एडॉप्ट किया था? ये हमने किया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो 26 यानी कि बात करते हैं नवंबर 1949 को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक ओवरऑल पूरा प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे उम्मीद है कि अगर जो भी डाउट रहा होगा और आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है, यानी कि जो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या क्या मेंशन है, कितने टाइप के लायबिलिटी हैं, कितने टाइप के जस्टिस हैं, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, कितने टाइप्स की इक्वालिटी है, सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा और आपको एक प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रेम्बल में किस तरीके से क्वेश्चंस निकल करके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से पूछा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि भारत का जो संविधान है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स थे, उनके माइंड में जो कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग में आया था, इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारत के संविधान के जो निर्माता थे का दिमाग निम्नलिखित में से किसके बात करते हैं परिलक्षित थे? पहला है प्रेम्बल, दूसरा है फंडामेंटल राइट, तीसरा है डीपीएसपी और चौथा है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए प्रेम्बल। किसका क्या मिलेगा? ऑप्शन ए। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रेम्बल के बारे में पूरी चीजें बताई थी। यहाँ पे कुछ
फैक्ट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, उसको देख लेते हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स के जो माइंड में आया था, रिफ्लेक्टेड जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशंस के रिगार्डिंग में, तो प्रेम्बल्स के रिगार्डिंग में क्या आया था कि जो सर अलीद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जो कि एक मेंबर्स थे किसके, कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली के, उनके द्वारा कहा गया था कि जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या करता है, पूरी तरीके से एक्सप्रेस करता है। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो ये व्यक्त करती है जो हमने लंबे समय से सोचा था, या जो हमने सपना देखा था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस निकल के आए, यहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर्स के द्वारा ये कहा गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो एक रिफ्लेक्टेड है किसका, तो प्रेम्बल का। तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी, सर अलीहद कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 4 ऑप्शन स्टेटमेंट है, उस 4 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक चीज मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन आपका निकल के आया है ये निकल के आया है फंडामेंटल राइट से। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में, वो इन 4 में से किस किस के बारे में बात रखी गई। यानी कि भारत के संविधान में जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना है। तो पहला है आपके पास प्रोविंसेस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि पहला जो कहता है जो मानव तस्करी है एवं जो फोर्स लेबर यानी कि बलगत फोर्स लेबर है जिस पर रोक लगाने की बात रखी गई है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अब बात करते हैं जो भी अनटचेबिलिटी है यानी कि जो छुआछूत है उसके एवोल्यूशन की बात करता है। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जितनी भी अल्पसंख्यक हैं उनके प्रोटेक्शन की बात रखी गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। और चौथा है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, यानी कि जितनी भी जो 14 साल से छोटे बच्चे हैं उनको जो भी हार्मफुल फैक्ट्रीज है जैसे केमिकल की फैक्ट्रीज हो गई या माइनिंग्स में, उनको रोक लगाने की बात रखी गई है, यानी कि रोक लगाने की बात कहा गया है। तो आपको इन बताना से इन चारों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में देखने को मिलेगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पहला, दूसरा एंड चौथा, ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ऑप्शन सी है पहला एंड चौथा, और ऑप्शन डी है सारे जो ऑप्शन स्टेटमेंट है वो हमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी। अब ये देखिए ऑप्शन सी क्यों, यहाँ पे हम अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करें तो उससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि जो अनटचेबिलिटी है ये राइट टू इक्वालिटी में आता है, राइट टू इक्वालिटी। अगर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 14 से लेकर के हमें आर्टिकल 18 तक देखने को मिलता है। तो दूसरा अगर हम पता चलिए कि दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो जिसमें ऑप्शन 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन निकल के आता है वो है ऑप्शन सी। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक बार ओवरऑल ऑल बता देता हूँ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब जैसे देखो, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस में पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आपको देखने को मिलेगा। जो फंडामेंटल राइट है वो हमने किस कंट्री से इंस्पायर होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया था, तो यूएसए से इंस्पायर होकर के हमने अपने कंट्री के अंदर फंडामेंटल राइट को ऐड किया है। और किस नाम से, अगर आप यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखो तो वहां पे जो फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिलेगा वो बिल ऑफ राइट के नाम से देखने को मिलेगा। तो हमने यूएसए से इंस्पायर होकर के फंडामेंटल राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में रखा है। अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या किया है, डिस्क्राइब किया गया है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आपको जस्टिसेबल देखने को मिलेगा, यानी कि किसी भी लेजिस्लेटिव के द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर हमारे फंड, या सीधा सीधी आप ये समझिए
पार्लियामेंट के द्वारा अगर हमारे फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन किया जाता है तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या है, जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट की बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, यानी कि हमारे संविधान में जो भी फंडामेंटल राइट है वो यूएसए के सहित दुनिया के किसी भी अन्य देश के संविधान में पाए गए अधिकारों की तुलना में काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक किसके बारे में बात करता है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात रखी गई है। फिर वहीं पे बात करते हैं जो आर्टिकल 19 से 20 तक है, उसमें आपको राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। इसमें आपको 6 फंडामेंटल राइट और देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं 23 से 24 में राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात रखी गई, जहां से 2017 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चंस पूछा था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। फिर बात करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देखने को मिलेगा। आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में आपको कल्चर्स एंड एजुकेशनल राइट देखने को मिलेगा। आर्टिकल 31 में बात करते हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको डिलीट करके एक लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट। फिर बात करते हैं आर्टिकल 32, जिसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है, ये आपको आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। एक चीज याद रखिएगा, जो आर्टिकल 32 है वो डील किस बारे में बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसका जो एवोल्यूशन किया जाता है, तो हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि रेमेडीज के तहत ही क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये कहा गया कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या है, हार्ट एंड सोल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस निकल के आता है कि किस पर्सन के द्वारा ये कहा गया था कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का हार्ट एंड सोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये चीज याद रखिए, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो कि 1978 में किया गया था, इसमें क्या है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको डिलीट करके क्या बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, और इसको किस में रख दिया गया, आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में इसको जाकर के रख दिया गया। तो इसके वजह से आज के टाइम पे हमें सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे समझिए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा था, वो आपका था जो हम बात करते हैं राइट टू रेमेडीज के, सॉरी राइट टू लाइफ यानी कि प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। जैसे कि आप पहले यहाँ से देखिए, आर्टिकल 14 से 18 तक में आपको क्या देखने को मिलता है। आर्टिकल 14 कहता है कि हर एक व्यक्ति इक्वल प्रोटेक्शन होगा कानून के सामने, यानी कि कानून के सामने हर एक व्यक्ति क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल माना जाएगा। ये बात आर्टिकल 14 में कही गई है। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि जो स्टेट है किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 ये कहता है कि हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ये आर्टिकल 16 कहता है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। अब ये देखिए, वहां पे जो हमने क्वेश्चंस डिस्कस किया था अनटचेबिलिटी दूसरे स्टेटमेंट पे था, जबकि ये क्या है, हमारा 17 फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है, यानी कि आर्टिकल 17 के तहत ये क्या है, हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है, किसी भी जो टाइटल्स है, एक्सपेक्टेशंस, मिलिट्री और एकेडमिक, उसके एवोल्यूशंस की बात करता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19 से 22, जिसमें हमें 6 राइट्स और मिलते हैं। जैसे कि बात करते हैं स्पीच और एक्सप्रेशंस का भी हमें जो अधिकार मिलता है वो आर्टिकल 19 में ही मिलता है। फिर बात करते हैं असेंबली की, यानी कि सभा बुलाने की, बिठाने का जो अधिकार है, असेंबली फॉर्मेशंस का, ये भी हमें आर्टिकल 19 के तहत ही मिलता है। फिर एसोसिएशंस यानी कि संघ बुलाने का, आंदोलन करने का। आंदोलन करने का मतलब है कि आप पीसफुल तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी बात को रखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ पे या आप वायलेंस कर रहे हैं आंदोलन के नाम पे, तो ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखी गई है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19,
जो कि हमारे पास राइट है आंदोलन करने का, इसका मेन पर्पस क्या है कि आप पीसफुल तरीके से बिना किसी पर्सन्स को, अदर पब्लिक को, या बात करते हैं कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय किए, बिना किसी पब्लिक को, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप आंदोलन कर रहे हैं और पब्लिक को डिस्टरबेंस हो रही है, आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऐसा नहीं। तो यानी कि आप पीसफुल तरीके से क्या कर सकते हैं, अपनी बात रखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं। फिर जैसे कि हम बात करते हैं निवास करने का जो अधिकार है, रेसिडेंस का जो राइट है, ये भी हमें आर्टिकल 19 में ही मिलता है। फिर हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो हम प्रोफेशंस फॉलो कर सकते हैं या अपने मर्जी के हिसाब से हम कोई भी जॉब्स कर सकते हैं, इसका भी अधिकार हमें आर्टिकल 19 में ही मिलता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल जो 20 है, आर्टिकल 20 किसके बारे में बात करता है, वो हमें प्रोटेक्शंस देता है किसके रिस्पेक्ट में, जो भी कन्वेंशंस है फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराधों के लिए जो भी दोष सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण है हमें आर्टिकल 20 में मिलता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, जो कि हमारी बात करता है प्रोटेक्शंस लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी के। अब जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 21A के बारे में, इसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, और आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शंस इन सेंटर केस, ये सारे जो राइट्स हैं हमें आर्टिकल 19 से 22 तक में मिलता है। आर्टिकल 23 से 24 किसके बारे में बात करता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें आर्टिकल 23 से 24 के बीच में मिलता है। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 23 में कहा गया है कि जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या जो फोर्स लेबर होता है वो आर्टिकल 23 में कहा गया। आर्टिकल 24 में प्रोविंशन एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन एंड फैक्ट्रीज के बारे में बात की कि आप 14 साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते हैं। फिर देखिए आर्टिकल 28 से 25 से 28 के बारे में क्या कहा, आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो इसमें आपके पास फ्रीडम है कॉन्साइंस से लेकर के एंड एडम फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिसेस एंड प्रोविंशंस ऑफ रिलीज, यानी कि या बात कर सकते हैं अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म के मुक्त पेशे या अभ्यास या प्रचार का अधिकार आपको आर्टिकल 25 में मिलता है। फिर फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजन अफेयर, यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 27 में बात करते हैं किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करो के जो टैक्सेस हैं उससे आपको छुटकारा, यानी कि टैक्सेस पेमेंट फ्री करना, ये आपको आर्टिकल 27 में मिलेगा। आर्टिकल 28 की बात करते हैं तो जो भी शैक्षणिक स्थान है जैसे कि धार्मिक या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 28 के तहत मिलता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30 के बारे में, इसमें आपको प्रोटेक्शंस ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर्स ऑफ माइनॉरिटीज देखने को मिलेगा। आर्टिकल 30 में राइट ऑफ माइनॉरिटीज जो कि इस्टेब्लिश करता है एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 के तहत आपको देखने को मिलेगा। हमने डिस्कस किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको डिलीट कर दिया गया। फिर बात करते हैं आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जानते हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये हार्ट एंड सोल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें आपको जैसे कि बात करते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा कि जैसे कि आपको बात करते हैं जो हमारा हैबिसस क्रॉप्स है, या बात करते हैं मंडूमस है, प्रोविंसंस है। फिर बात करते हैं जो भी प्रणामिक है, यानी कि जो हमारा सेटिटोरियल, यानी कि जो हमारा सेंट्री तो राई है, या बात करते हैं क्यू वॉट इंटो है, यानी कि यथा शुद्ध रेंगटो। ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 32 में देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि आप बात करोगे आर्टिकल 21 के बारे में। अगर हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो इसमें आपको 23 और फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा, जैसे कि राइट टू लिव इन ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डेकेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, प्रोटेक्शंस अगेंस्ट हार्डरेस इंडस्ट्रीज, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन
अप टू 14 ईयर्स एगो, यानी कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सोलेटरी यानी कि कॉन्फिमेंट, राइट टू स्पीच ट्रायल, राइट अगेंस्ट handcuffing, right against inhuman treatment, right against delay executions, right to travel abroad, right against bonded labor। इस तरीके से आपको 23 राइट्स और ज्यादा देखने को मिलेगा किसके अंदर, आर्टिकल 21A के अंदर। यानी कि आर्टिकल 21A जो है इसके अंदर आपको 23 अधिकार और देखने को मिलेगा। जैसे कि बात करते हैं राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, राइट अगेंस्ट इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। फिर जैसे कि बात करते हैं राइट नॉट टू बी ड्राइवर आउट ऑफ अ स्टेट, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू बात करते हैं राइट टू पेरेंशियर टू हैव अ नेसेसिटीज टू लाइफ, यानी कि जीवन की आवश्यकताओं के लिए कैदी का अधिकार। फिर बात करते हैं राइट टू वुमेन टू बी अ ट्रीट विद अ यानी कि ऑफ एंड डिग्निटी, यानी कि बात करते हैं कि शालीनता और गरिमा के साथ व्यवहार किए जाने का महिला का अधिकार। फिर आपको देखने को मिलेगा राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये सारी चीजें अधिकार आपको देखने को मिलेगा किसमें, आर्टिकल 21A के अंदर देखने को मिलेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अधिकार है नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ स्टेट, यानी कि जो अधिकार है वे विशेष अधिकार हैं जो किसी भी राज्य के संविधान में शामिल है। ऑप्शन सी है राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि अधिकार राज्य के विरोध में नागरिक के दावे हैं। और ऑप्शन डी है राइट्स आर प्रिविलेज ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी, यानी कि अधिकार कई नागरिकों के विरोध में कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है। तो इन 4 स्टेटमेंट में से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये भी पूछा गया था 2017 में। तो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो राइट्स हैं वो क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि अधिकार राज्य के विरुद्ध क्या है, नागरिकों के दावे हैं। ये अभी मैंने आपको सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। तो आप फंडामेंटल राइट्स वाला वीडियो भी जा करके देख लीजिएगा, तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी 2017 में ही पूछा गया था। इसमें बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटी, यानी कि इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए एक विधायक जो प्रक्रिया है उसको प्रदान की गई है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है दे आर यानी कि कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, यानी कि वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है आपके पास सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी है ना तो पहला स्टेटमेंट ना दूसरा स्टेटमेंट, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब हम डिस्कस करते हैं डीपीएसपी के बारे में। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 36 से लेकर 35 तक के बीच में देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक में किसके बारे में बात रखी गई, डीपीएसपी, जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जो डीपीएसपी है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। फिर बात करते हैं इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉपी किया है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये आपको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी, यानी कि जिसने इसे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था।
फिर बात करते हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने कहा था कि जो डीपीएसपी है वो एक नॉवेल फीचर्स है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट कंटेन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये भी कहा था कि जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या है, एक नॉवेल फीचर यानी कि एक उपन्यास विशेषता के रूप में क्या है उनको डिस्क्राइब किया था, एक्सप्लेन किया था। फिर इसमें ये भी कहा था उन्होंने कि जो मौलिक अधिकार के साथ क्या है, जो डीपीएसपी है यानी कि जो निर्देशिक सिद्धांत में संविधान का दर्शन भी शामिल है, इसीलिए इसे संविधान का आत्मा यानी कि सोल भी कहा गया था। फिर बात करते हैं कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन थे, उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या है, कॉन्साइंस है, यानी कि अंतर आत्मा के रूप में भी इसको डिस्क्राइब किया था। अगर हम डीपीएसपी के फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो डोनेट्स करता है आइडिया शुड बी यानी कि स्टेट शुड कीप इन अ माइंड वाइल ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनएक्टिंग लॉज। यानी कि जो डायरेक्टिव बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तक उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीति बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल 36 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 में राज्य शब्द का वही डिफिनेशंस मेंशन है जो आपको जो हमारे फंडामेंटल राइट के पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। सेम वही डिफिनेशन, सेम वही मीनिंग देखने को मिलेगा आपको आर्टिकल 36 के अंदर। फिर बात करते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो रिसेंबल किया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि बात करते हैं कि जो निर्देशिक सिद्धांत है 1935 में भारत सरकार अधिनियम में इसका भी उल्लेखित आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कहा था उसको क्या कहा था, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देने का एक क्या है, बात करते हैं निर्देश देने का ये एक साधन है। फिर 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है यानी कि 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है में भी आपको क्या है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या है गवर्नर जनरल और भारत की जो भी उपनिवेशिक जो गवर्नर थे उनको जारी किए गए थे, तो किसके तहत, डीपीएसपी के तहत ही किया गया था। फिर बात करते हैं जो निर्देशक सिद्धांत है जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी कहा जाता है, वे निर्देश के साधन का दूसरा नाम है। फर्क सिर्फ इतना सही है कि वे विधायक और कार्यपालिका के लिए भी निर्देशित थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूट एक बहुत ही ज्यादा आपको यानी कि कंप्रहेंसिव देखने को मिलेगा इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में, और जो कि मॉडर्न के टाइम पे बात करते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अब जैसे कि बात करते हैं आर्टिकल 37 के बारे में। फिर भी अगर हम बात करते हैं संविधान में जो आर्टिकल 37 है वो ये कहता है कि जो भी सिद्धांत है देश के शासन में मौलिक और कानून बनाने में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का क्या होगा, ड्यूटी होगा, यानी कि स्टेट का कर्तव्य होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो ये आपको नॉन जस्टिसेबल देखने को मिलेगा, यानी कि हम इसे किसी भी कोर्ट में इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, इसमें आपको 3 थ्योरीज देखने को मिलेगा, यानी कि एक मिलेगा आपको सोशलिस्ट थ्योरी, गांधीयन थ्योरी और लिबरल एंड यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल यानी कि उदार और बौद्धिक सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 47 ये इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सोशलिस्ट थ्योरी देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं जैसे कि स्टेट यानी कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षा यानी कि सुनिश्चित करेगा, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये बात आर्टिकल 38 में कहा गया। फिर एक आर्टिकल 39 में क्या कहा गया कि राज्य विशेष रूप से अलग अलग जो भी पॉलिसीज है उसको सुरक्षित करने की दिशा में क्या करेगा, काम करेगा। जैसे कि राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स यानी कि सभी नागरिकों को जो आजीविका के पर्याप्त साधन है उसका अधिकार रहेगा। फिर बात करते हैं जो भी रिसोर्सेस कॉमन गुड्स रिसोर्सेस हैं, भौतिक संसाधन के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जनहित भलाई के लिए व्यवस्थित किया जाएगा। जो भी बात करते हैं कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को केंद्रित होने से स्टेट बचाएगा, यानी कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
कि सिर्फ किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों के हाथ में ही धन दौलत ना रहे, पूरी सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए क्या रहे, हर एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वो काम करेगा। फिर बात करेगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, यानी कि चाहे वो पुरुष है या महिला है, समान काम के लिए उन्हें सामान्य सैलरी या वेतन दिया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ द पावर एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, यानी कि जितने भी जो लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, की शक्ति और सुरक्षा यानी कि स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये भी आपको डीपीएसपी के आर्टिकल 39 में देखने को मिलेगा। बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण ना होने देना, यानी कि एवोल्यूशंस की बात करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन से रोकना बच्चों को और यूथ को, ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फिर बात करते हैं आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में क्या कहा गया है, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है या बात करते हैं बुढ़ापा है, बीमारी है, जो भी डिसएबिलिटीज है, सिकनेस है या शिक्षा पाने यानी कि जो भी सार्वजनिक सहायता है पाने का अधिकार सुरक्षित करेगा आर्टिकल 41 के तहत में कौन, तो स्टेट। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है स्टेट को। वहीं भी बात करते हैं आर्टिकल 42 क्या कहता है। आर्टिकल 42 में ये कहा गया है कि जो भी स्टेट का काम है वो ये है कि न्याय संगत और जो बात करते हैं मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना और मातृवत रहना, ये प्रावधान करना, ये स्टेट का काम होगा। फिर राज्य सभी कामगारों के लिए क्या है, निर्वाहन योगदान, मजदूरी, एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, स्टेट को दी गई है। आर्टिकल 43A क्या कहा गया है, जितने भी जो बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट है यानी कि मैनेजमेंट ऑफ जो इंडस्ट्रीज है, इन सब के लिए राज्य क्या करेगा, कदम उठाएगा, ये स्टेप्स चलेंगे। फिर बात किया गया है कि राइज द न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड इम्प्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ, यानी कि पब्लिक के हेल्थ में इम्प्रूव करना, पब्लिक के लाइफ की कंडीशंस में इम्प्रूव करना, स्टैंडर्ड में इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करना, ये सारे स्टेट की ड्यूटी होगी। ये सारी विचारधाराएं किस में रखी गई, सारी थ्योरी रखी गई है सोशलिस्ट यानी कि थ्योरी के अंदर रखा गया। अब बात करते हैं हम गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 आपको गांधीयन प्रिंसिपल के बेस पे देखने को मिलेगा। गांधीयन प्रिंसिपल का जो आर्टिकल 40 है वो क्या कहता है, इसमें आपको सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि लोकल गवर्नमेंट या बात करते हैं जो विलेज पंचायत है उसके ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेप्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमने 93rd एंड 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत किया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशंस में एज इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रखा है, लेकिन आपको ये डीपीएसपी के गांधीयन प्रिंसिपल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि स्टेट का ये काम रहेगा कि जितने भी जो लोकल एरिया पे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं ये रूरल एरिया में, और जो यानी कि इंडिविजुअल जो कोऑपरेटिव बेसिस हैं उसको प्रमोट करना स्टेट का काम होगा। फिर इसमें ये भी कहा गया आर्टिकल 43B में कि प्रोविंसेस जो भी वॉलेंट्री फॉर्मेशन है, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव है, यानी कि इन सब के लिए क्या है, इन सब को प्रबंधन करना, बढ़ावा देना, प्रमोट करना स्टेट का काम होगा। आर्टिकल 46 में क्या कहा गया, आर्टिकल 46 में ये कहा गया है कि राज्य समाज के जितने भी जो कमजोर वर्ग है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब्स है, उनके लिए एजुकेशनल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो भी वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करना, उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देने, ये किसका काम होगा, स्टेट का काम होगा। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया, आर्टिकल 47 ये कहता है कि स्टेट इम्प्रूव करने के लिए यानी कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रोहिबिटेड जो हमारा कंजप्शन है उसको, या बात करते हैं जो भी ड्रग्स हैं या जो ड्रिंक्स हैं, इन या ड्रग्स वाले जो इंजेक्शंस हैं, इन सबको रोकने के लिए सरकार क्या उठाएगा, कदम उठाएगा, इन सबको सुधारने के लिए स्टेट के द्वारा स्टेप्स उठाए जाएंगे। ये सारी बातें रखेगी आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 में ये कहा गया है कि जो भी गाय हैं यानी कि सीधा सीधी ये समझिए जो भी मिलिच एनिमल है, जो दूध देने वाले जो एनिमल्स है, जैसे काव हो गया या आपके जो भी बात करते हैं दूध देने वाले जो एनिमल्स है, उनका जो हंटिंग है, उनका जो यानी कि उन्हें जो मारा जाता है उस पर रोक लगाने की कोशिश करेगा, रोक लगाएगा। ये भी राज्य का, सरकार का दायित्व दिया गया यानी कि स्टेट का काम दिया गया। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस बेस है जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स के बेस पे, तो आर्टिकल 44, 45, 48, 48B, 49, 50 और 51 आपको देखने को मिलेगा।
आर्टिकल 44 में क्या कहा गया है कि भारत के राज्य के क्षेत्र में जो भी नागरिक है, नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, प्रयास कराना, ये सारा किसका काम होगा? स्टेट का काम होगा। सभी बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये भी स्टेट का काम होगा। आर्टिकल 45 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 48 में ये कहा गया है कि जो भी एग्रीकल्चर है या एनिमल हस्बेंड्री है, मॉडर्न तरीके की या साइंटिफिक बेस पे इसको ऑर्गेनाइज करना, ये स्टेट का काम होगा। संगठित करना ये राज्य का काम होगा। फिर इसमें ये भी कहा गया कि आर्टिकल 48 में कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट है या सेफ गार्ड है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है कंट्रीज के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना, ये भी राज्य का दायित्व होगा। 49 में कहा गया है कि जो भी हमारे मोनूमेंट्स हैं या हिस्टोरिकल प्लेस हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शंस प्रोवाइड कराना, ये भी स्टेट की ड्यूटी होगी आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया कि सरकार किस चीज़ के लिए स्टेप्स उठाएगी? जुडिशरी के लिए, यानी कि एक सेपरेट जुडिशरी के लिए, एग्जीक्यूटिव जो पब्लिक सर्विस है स्टेट के, इन सब के लिए क्या करेगी? सरकार कदम उठाएगी। आर्टिकल 50 में ये बात कही गई। आर्टिकल 51 ये इस बात की डिक्लेरेशंस देता है, इस बात को डिक्लेयर करता है कि जो राज्य है, स्टेट है या कंट्री है, वो इस्टेब्लिश करेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस डेवलप करेगा, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव करेगा, इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देगा, ये बात रखी गई है आर्टिकल 51 में। फिर बात करते हैं कि जो मेंटेनिंग जस्ट एंड फॉरेनेबल रिलेशंस विद नेशंस, यानी कि राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि की दायित्वों के लिए सामान्य को बढ़ावा देगा, ये सारी बातें रखी गई किसमें? आर्टिकल 51 में आपको देखने को मिलेगा। फिर डीपीएसपी में कुछ अमेंडमेंट भी किए गए थे, जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, जो कि 1976 में किया गया था। इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 थे। इसमें कुछ न्यू एडिट किया गया था, जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 39A, इसमें प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर्स की बात रखी गई, यानी कि गरीब को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराना। फिर आर्टिकल 43A यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग प्रबंधन में जो भी लेबर्स हैं उनकी भागीदारी। आर्टिकल 48 में प्रोटेक्ट और इम्प्रूव की बात की गई थी हमारे यानी कि किसकी? एनवायरनमेंट को। फिर वहीं पे बात करते हैं जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1977 में। इसमें क्या कहा गया? जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 38 का, उसमें डिक्लेयर किया गया कि स्टेट सेल इन पार्टिकुलर endeavor to reduce economic inequality in income and यानी कि eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not between individual but यानी कि ग्रुप्स। वेल ट्राई। यानी कि इसका मतलब ये समझिए कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, उसमें जो क्लॉज 2 था आर्टिकल 38 का, उसमें ये कहा गया कि जो स्टेट है इस यानी कि विशेष रूप से क्या है, जो भी इनकम्स हैं, इकोनॉमिक्स जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करने के लिए, और जो भी व्यक्तियों के बीच में नहीं बल्कि जो भी ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो भी स्थिति है उसको सुधारने के लिए, अवसरों के संबंधित जो भी असमानता है उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, जो कि 2002 में किया गया था। इसमें क्या कहा गया था कि आर्टिकल 45 है उसको एलिमिनेटरी एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के तहत, यानी कि 14 साल से लेकर के बात करते हैं 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बना दिया गया। बच्चों को ये एक फंडामेंटल राइट भी दे दिया गया और स्टेट को एक दायित्व भी दे दिया गया कि आपको 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए एलिमेंट्री यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना राज्य का दायित्व होगा। इसका क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, तो इसका नो लीगल फोर्स देखने को मिलता है, यानी कि हम डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी कोर्ट में जाकर के अपील नहीं कर सकते हैं, ये जस्टिसेबल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। फिर अगर बात करते हैं जो इसमें आपको कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी विचारधारा देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इस बेसिस पे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आपको क्रिटिसिज्म पे देखने को मिलता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
इसमें आपसे पूछा गया है राइट बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग में, यानी कि भारत के संदर्भ में, हमारी जो कंट्री है उसके संदर्भ में रिगार्डिंग में पूछा है कि अधिकार और कर्तव्य के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास 4 स्टेटमेंट है, वो 4 स्टेटमेंट, एक साइड है हमारा ड्यूटीज यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, एक साइड है हमारा फंडामेंटल राइट। तो इस साइड में आपको बताना है कि कौन सा जो रिलेशन है दोनों की रिगार्डिंग में वो सही है। पहला कहता है कि राइट्स आर यानी कि कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज, यानी कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है। ऑप्शन बी है हमारे पास कि राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, यानी कि अधिकार व्यक्तिगत है और इसलिए समाज और कर्तव्य से ये स्वतंत्र है। ऑप्शन सी कहता है राइट्स नॉट ड्यूटी, यानी कि जो हमारा अधिकार है वो हमारा कर्तव्य नहीं है, आर इम्पोर्टेंट फॉर यानी कि एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन्स, यानी कि नागरिक के कर्तव्य की उन्नति के लिए अधिकार महत्व नहीं है, कर्तव्य नहीं है, यानी कि अधिकार महत्व है, कर्तव्य नहीं है। और ऑप्शन डी ये कहता है कि ड्यूटीज नॉट राइट आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी टू द स्टेट, यानी कि राज्य की स्थिरता के लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण न कि अधिकार। अब इन चारों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है राइट आर यानी कि कोरिलेटिव विथ ड्यूटीज, यानी कि अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध, यही रिलेशन सही है, बाकी ये तीनों रिलेशंस क्या है हमारा गलत है। अब बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज। राइट एंड ड्यूटीज के बीच में हमें क्या क्या रिलेशन देखने को मिलता है। सबसे पहला जो रिलेशन हमें देखने को मिलता है वो लोकतांत्रिक, या बात करते हैं लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक और सोसाइटी का ये विकास व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों यानी कि अधिकारों के विस्तार पर केंद्रित है। दूसरी अब बात करते हैं तो उन अधिकारों को यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट ड्यूटीज है उनको वो क्या करता है, रेनफोर्समेंट करने का काम करता है अधिकार, और जो ड्यूटीज है या जो राइट है वो कंप्लीट है एक दूसरे के, यानी कि बात करते हैं इस प्रकार कर्तव्य और अधिकार एक दूसरे के क्या है, पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। फिर बात करते हैं जैसे कि जो भी भारत में यानी कि जो भी अधिकार हैं या जो हमारे कर्तव्य हैं वो एक दूसरे की क्या है, विपरीत है, श्रेष्ठ है, निम्न होने के भी यानी कि छोटे होने, यानी कि बात करते हैं जो भी हमारे राइट्स हैं ड्यूटीज है वो एक दूसरे के अपोजिट भी हमें देखने को मिलता है। एक दूसरे के बात करते हैं जो धारणा है उसमें भी हमें गलत धारणा देखने को मिलता है। वहीं पे बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारत का संविधान है, जैसे समानता, स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के साथ साथ शोषण के खिलाफ का भी अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, सांस्कृतिक बात करते हैं और शैक्षणिक अधिकार है, संबंधों यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में भी स्थापित किया गया है। साथ ही अगर हम बात करते हैं सिटीजन्स हैव ड्यूटी, यानी कि हमारे देश के जो नागरिक हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो हमारे देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी क्या करे, उसको बनाए रखे, उसको सुरक्षित करने का राज्य के जो नागरिक है उनका ये दायित्व है। फिर अदर ड्यूटीज की बात करते हैं जिसमें इंक्लूड है कि वो हमारे देश के हारमोनी को बनाए रखे, देश के अंदर भाईचारे को बढ़ावा करे, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म या कंट्री की स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात करते हैं, इन सबको बनाए रखना ये देश के हर एक नागरिक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो ये हमें रिलेशन देखने को मिलता है राइट और ड्यूटीज के बीच में। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये 2007 में पूछा गया था, किसके रिगार्डिंग में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग में। यानी कि पूछा ये जा रहा है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, भारत संविधान के जो 42वां संशोधन किया गया था के द्वारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें से कौन सा बात करते हैं कि कौन सा पॉलिसी इसमें ऐड किया गया था, या कौन सा प्रिंसिपल इसमें ऐड किया गया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि सबको एक समान वेतन देना, चाहे वो पुरुष हो या चाहे महिला हो, काम के अनुसार, यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए सामान्य काम के लिए सामान्य वेतन। ऑप्शन बी था हमारे पास पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और ऑप्शन सी है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि काम
शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, और ऑप्शन डी है सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स, यानी कि जितने भी जो श्रमिक हैं या बात करते हैं लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और काम की मानवीय स्थितियों में यानी कि सुरक्षित करना स्टेट का दायित्व होगा। अब आपको ये बताना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत कौन सा प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐड किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी। अगर बात करते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कि 1976 में किया गया था, इसमें 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसमें ऐड किए गए थे। जैसे कि बात करते हैं टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, आर्टिकल 39। फिर बात करते हैं प्रोटेक्ट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर्स के लिए, आर्टिकल 39। ये जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। फिर बात करते हैं टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री, ये आपको आर्टिकल 43A में देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, आर्टिकल 48 के तहत आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, ये याद रखिएगा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, यानी कि संविधान को लगभग नया रूप देने और संविधान को कुछ प्रावधानों को नए अर्थ को प्रस्तुत करने की कई प्रावधान के रूप में भी इसे स्पष्ट किया जाता है। इसलिए हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये बताना है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग में, डीपीएसपी के रिगार्डिंग में। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि भारत के संविधान के संदर्भ में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है पर सीमाएं बनती हैं। तो पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शंस की वजह से और दूसरा है एग्जीक्यूटिव फंक्शंस की वजह से। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि ना तो पहला ना तो दूसरा। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो राइट आंसर है दोनों ही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका डीपीएसपी के ही रिगार्डिंग में था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो भारत की जो संसद है किसी भी विशेष कानून को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो हमारा 9th शेड्यूल है, यानी कि 9th शेड्यूल में रखे गए किसी भी कानून को, यानी कि बात करते हैं कोर्ट के अंदर उसको एग्जामाइन के लिए हम नहीं भेज सकते, यानी कि किसी भी न्यायालय द्वारा इसे नहीं किया जा सकता, यानी कि वैधता की जो जांच है वो किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जा सकती और ना ही उस पर कोई निर्णय दिया जा सकता है। अब बताना है कि इन 2 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तीसरा कहता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और चौथा कहता है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। अगर एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो हमारा पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है, तो वो सही है क्योंकि जो 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें कुछ न्यू आर्टिकल्स जोड़े गए थे, जैसे आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। इसको 9th शेड्यूल में डाला गया था, लेकिन जैसे कि बात करते हैं इसमें जो जमींदारी सिस्टम थी इसको एबॉलिशंस की बात रखी गई थी, या आप इसको यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं कि जो भी जमींदारी जो कानून थे उसको संविधान ने यानी कि वैधता को सुरक्षित किया था, लेकिन निर्देशित करते हुए उन्हें चौथी यानी कि चुनौती दी नहीं जा सकती थी, इस आधार पर कि उन्हें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया। बाद में सरकार ने उन्हें यानी कि मुकदमेबाजी के तहत से क्या है से छूट देने के लिए इसमें अन्य प्रगतिशील कानून भी जोड़े थे। सरकार संसद के माध्यम से क्या है अधिनियम को 9वीं सूची में जोड़ती है, इसलिए पहला कथन हमारा क्या है सही है। अब बात करते हैं जैसे कि IR यानी बात कीजिए कि IR जो कैलो है केस जो कि 2007 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक रूल किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि जो 9वीं अनुसूची है में शामिल कानूनों को भी न्यायिक समीक्षा के लिए क्या है कोई
पूर्ण छूट नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि जो फेडरेशन स्टेब्लिश है, यानी कि बात करते हैं 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो स्थापित फेडरेशन है, तो फेडरेशन में जो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी या शक्तियों को दी गई, यानी कि अविशिष्ट शक्तियां को दी गई, किसको दी गई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है फेडरल लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और ऑप्शन डी है प्रोविंशियल गवर्नर। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया था 2018 में। इसमें आपके पास 4 स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग में। इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून और स्वतंत्रता के बीच में सबसे अच्छे उचित संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन ए है इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, यानी कि यदि अधिक कानून है तो स्वतंत्रता कम है। बी है कि इफ देयर आर नो लॉज, यानी कि यदि कोई कानून नहीं है तो लोग वहां है। सी कहता है, ऑप्शन सी है कि इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी आर मेड बाय द इज नो लिबर्टी, यानी कि यदि स्वतंत्रता है तो कानून बनाना होगा, स्वतंत्रता नहीं। और चौथा स्टेटमेंट है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो कहता है कि यदि कानून बहुत बदल जाते हैं तो स्वतंत्रता खतरे में आ जाता है। अब आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता के बीच में, यानी कि कानून और स्वतंत्रता के बीच में सबसे अच्छे उचित संबंध इन चारों में से कौन दर्शा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा बी। बी का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, इफ देयर आर नो लॉज देयर आर पीपल्स, यानी कि यदि कोई कानून नहीं है तो लोग वहां है। अब जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी के बारे में, यानी कि नकारात्मक स्वतंत्रता की जो अवधारणा है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रूप से बात करते हैं, ऐतिहासिक रूप से कहें तो जो स्वतंत्रता शब्द है, यानी कि जो हमारा लिबर्टी वर्ड है, जो स्वतंत्रता शब्द है को शुरू में किसी भी व्यक्ति पर सभी प्रतिबंध की जो अनुमति या अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि 19वीं सेंचुरी की बात करें तो अंग्रेजी राजनीतिक जो भी दार्शनिक थे, जो फिलोसोफर थे, उनके द्वारा जो डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि बात करते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने संयम को एक बुराई के रूप में क्या है उसको डिस्क्राइब किया था। मिल विशेष रूप से राज्य और समाज से आने वाले जो भी प्रतिबंध थे के बारे में चिंतित थे। इस अवधारणा से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यदि अधिक कानून है तो वहां पे स्वतंत्रता की कमी होगी। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में, यानी कि व्यक्ति एक समाज में एक साथ रहते हैं, इसलिए प्रतिबंधों का होना भी क्या है, कई बार जरूरी है, ना कि बात करते हैं ना कि उसको डिजायर यानी कि डिजायरेबल करना। फिर बात करते हैं ये बिल्कुल भी सही, यानी कि बिल्कुल सही कहा गया है कि अपनी वहाँ घुमाने की अपनी आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। मतलब कि ये समझिए कि हर किसी को स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है, इसमें उचित प्रतिबंध होने चाहिए। यदि अगर हम बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो पब्लिक क्या करेगा, एक आदमी दूसरे आदमी के राइट्स को क्या करेगा, अबोलिशंस करेगा, उसकी जो फ्रीडम है, लिबर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो कानून है, लॉ है, वो क्या करता है कि कुछ नियम कानून हमारे ऊपर लागू करता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अपनी स्वतंत्रता भी इंजॉय करते हैं, अपनी बात करते हैं जैसे लिबर्टी है उसको भी इंजॉय करते हैं, और दूसरी की लिबर्टी, दूसरे की फ्रीडम को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। मेन कारण पर्पस क्या है, क्योंकि हम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे लॉ के वजह से। फिर जैसे कि इसमें ये भी कहा गया है कि कई लोग की जो स्वतंत्रता पर, कुछ लोगों की स्वतंत्रता पर कानून का नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए। बाद में जो भी उदारवादी हैं, जैसे कि बात करते हैं, उदारवादी का मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि
जो भी हमारे उदारवादी हैं, तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन उनके द्वारा किया जाता है। इस अवधारणा से हम ये भी अनुमान लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव कानून, यानी कि यदि कानून नहीं होगा तो कोई भी स्वतंत्रता नहीं होगी। इसलिए जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, यानी कि बात कीजिए कि यहाँ पे जो हमारा बी वाला स्टेटमेंट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल बन बैठता है, यानी कि कंपेयर बी, ए, सी और डी के मुकाबले। तो इसलिए जो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास चार स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग में, रूल ऑफ लॉ के रिगार्डिंग में। यानी कि आपको ये बताना है कि जो मेन फीचर्स है रूल ऑफ लॉ वो क्या है। पहला है लिमिटेशंस ऑफ पावर, दूसरा है इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑप्शन, और तीसरा है पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, और चौथा है हमारा लाइबर्टी एंड सिविल राइट, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अब इन चारों में से बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा। तीसरा स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जैसे कि अगर हम इसके एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करते हैं कानून के शासन के इस विचार का मतलब ये है कि किसी भी, यानी कि सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, या फिर बात करते हैं कि जैसे वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, सब या वो किसी भी जाति से, कानून उन सब के लिए क्या है, समान है, यानी कि जातियां एक ही कानून के अधीन में है। तो इसीलिए हमारा क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं जैसे कि द प्रिंसिपल रोल ऑफ द जुडिशरी है, यानी कि जो न्यायपालिका की जो मुख्य भूमिका है, कानून के शासन की रक्षा करना, कानून की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि लोकतंत्र व्यक्तिगत या सामूहिक तानाशाही को रास्ता नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पहला और जो चौथा स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। जब हमें ये पता चल जाता है कि पहला और चौथा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको ऑप्शन सी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज के लास्ट के क्वेश्चन में आपको ये बताने कि राइट टू जो प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड, यानी कि जो राइट टू प्राइवेसी है का बात करते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार के आंतरिक भाग के रूप में क्या है, उसको प्रोटेक्टेड किया गया है। तो बताने कि भारत के संविधान में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके रिगार्डिंग में सही है। अब फंडामेंटल राइट वाला जो मैंने एक ओवरव्यू था वो मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर सही से दे पाओगे। ऑप्शन ए कहता है कि जो आर्टिकल 14 है, प्रोविंसेस, यानी कि बात करते हैं आर्टिकल 14 और संविधान की जो 42वें संशोधन के तहत इसका प्रावधान हमें देखने को मिलता है राइट टू प्राइवेसी का। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 17 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में देखने को मिलता है। तो ये हमारा आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गार्डियन पार्ट 8 में, आर्टिकल 24 एंड प्रोविंसेस अंडर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत ये प्रावधान हमें देखने को मिलता है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 21 फ्रीडम गारंटेड इन पार्ट 3। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। आर्टिकल 21 में क्या क्या मेंशन है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, तो दोबारा से इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। रिविजन्स के लिए अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को दोबारा से आप पीछे कर सकते हैं, या आप फंडामेंटल राइट वाला वीडियो देख सकते हैं, उससे आप इजीली रिवाइज कर पाओगे कि आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, हमारे फंडामेंटल राइट में कौन कौन सा आर्टिकल्स किस रिगार्डिंग में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया और जो चैप्टर मैंने कहा था कि आज हम उसका रिविजन्स करेंगे, वो आपको एक ओवरव्यू पता चल गया होगा कि उस चैप्टर में क्या क्या है और क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग में अगर आपको सजेशंस देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब
कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।